बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, तीन बड़ी अहम डेवलपमेंट हैं जिस पे आज हम बातचीत करेंगे। सबसे बड़ी ख़बर आज की, मरियम नवाज़ साहिबा को एवन फील्ड केस के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बरी कर दिया है और उनकी दरख्वास्तें जो हैं वो कबूल करते हुए उनके ख़िलाफ़ जो सज़ा थी उसको ख़त्म कर दिया है। और इसके बाद अब नवाज़ शरीफ साहब की वापसी के लिए जो है कि वो कार्रवाई शुरू कर दी गई है। उस सिलसिले में कौन से कानूनी इक़दामात हैं जो ज़रूरी हैं उनके आने से पहले, इस हवाले से बातचीत करेंगे। और दूसरा, मरियम नवाज़ साहिबा के हवाले से इस केस के अंदर सफिशेंट दस्तावेज़ात होने के बावजूद नैब के प्रोसिक्यूटर और नैब के हुकाम ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को किन सवालों के जवाबात नहीं दिए या वो दस्तावेज़ात फराम नहीं की जिनकी बुनियाद के ऊपर मरियम नवाज़ साहिबा और उनके शोहर सफदर कैप्टन सफदर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बरी किया है। इस पर बातचीत करेंगे। इससे आगे बढ़कर जो है कि इस वक्त जो कबल वक्त इंतखाबात के हवाले से पसे पर्दा सरगर्मियाँ हो रही हैं जो बड़े उरूज पर हैं, इसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीडीएम की जानिब से जो सबसे बड़ी डिमांड की जा रही है वो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की जा रही है कि सबको यकसां सियासी मौक़े फराम किए जाएं। तो उस सिलसिले की कड़ी में सफारतकारी जो है वो अपनी अरूज पे पहुंच चुकी है और उसी सिलसिले की कड़ी है कि नवाज़ शरीफ साहब जो हैं कि अब मरियम साहिबा भी अब बरी होगी मुकदमे से, नैब डेफिनेटली अपील में नहीं जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, और दूसरी तरफ जो है कि इसहाक डार साहब भी इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं, वज़ारत ख़ज़ाना का मनसब भी उन्होंने संभाल लिया है। अब आखिरी जो मरहला है वो नवाज़ शरीफ साहब की वापसी का है। मरियम नवाज़ शायद अब लंदन ना जाएं, अब लंदन वाले जो हैं कि वो इस्लामाबाद आने की तैयारी कर रहे हैं। तो उस सिलसिले में ये जो सफारतकारी हो रही है उसकी नोयत क्या है और जो कानूनी इक़दामात उठाए जाने हैं अभी अगले एक हफ़्ते के अंदर या हफ्ते 10 दिन के अंदर, वो क्या हो सकते हैं, उनके ऊपर बातचीत करेंगे। और सबसे अहम दूसरा मरहला जो है इस सारी एक्टिविटी का, जो इलेक्शन के हवाले से माहौल को साजगार बनाएगा, उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नेक्स्ट वीक से दो बड़े अहम मामलात के ऊपर हेयरिंग करने जा रहा है और उसके ऊपर अहम फैसले जो हैं वो मुतवक्के हैं। उस हवाले से भी हम बातचीत करेंगे कि वो अहम फैसले या इक़दामात क्या हैं जो इस सारी सिचुएशन को नॉर्मल करने में और फिर उसके बाद इलेक्शन की राह हमवार करने में मददगार साबित होंगे। और फिर जो इस वक्त रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर जो लोग इस सारे सिलसिले के अंदर बड़े एक्टिव हैं, उनका ये कहना है कि ये इक़दामात जब सारे हो जाएंगे तो उसके बाद फिर कोई ऐसी रुकावट नहीं होगी जो कबल वक्त इंतखाबात के ऐलान में माने हो। उस वक्त फिर जो है प्राइम मिनिस्टर असम्बलियों को तहलील करके और फिर अगले इलेक्शन का ऐलान कर सकते हैं। इस दौरान जो आर्मी चीफ़ की तकर्री का मामला है वो भी इन सारी सफारतकारी के दरमियान जो है वो ज़ेर बहस है कि क्या आर्मी चीफ़ ऑन मेरिट नवंबर में लगा देना है या नवंबर से पहले सारे वो इक़दामात कर देने हैं जो कबल वक्त इंतखाबात के लिए मौजू हैं। और फिर जो केयर टेकर सेटअप अगर आ जाता है तो फिर वो आर्मी चीफ़ तकर्र करने की बजाय वो एक एग्जेक्टिव ऑर्डर कर दें कि इलेक्टेड गवर्नमेंट आए और वो जो है कि आर्मी चीफ़ का जो है कि वो इंतखाब करे या तकर्री करे। तो ये सारे वो मामलात हैं जो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले कि मरियम नवाज़ साहिबा की बरीयत, और इसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट दो ही बड़े मेन क्वेश्चन जो है कि वो पूछ रहे थे, दो तीन क्वेश्चन थे। एक ये कि एवन फील्ड जो अपार्टमेंट्स हैं मरियम नवाज़ साहिबा का उनसे क्या तल्लक़ है, नवाज़ शरीफ साहब का क्या तल्लक़ है, और इसमें जो एविडेंस हैं वो क्या हैं, दस्तावेज़ाती सबूत जो ये साबित करते हैं कि ये फ़्लैट जो हैं कि वो मरियम नवाज़ साहिबा की ओनरशिप में है या ये नवाज़ शरीफ साहब के हैं और मरियम साहिबा जो है कि उसकी बेनिफिशरी है। ये क्वेश्चन था। इसमें जो ट्रस्ट डीड थी जिसके ऊपर मरियम नवाज़ साहिबा को बेसिकली सज़ा दी गई थी, ये केस बड़ा सिंपल सा था कि ये अपार्टमेंट मंजर आम पर आए और क्योंकि उस वक़्त नैब कानून में का जो आर्टिकल 9 है वो ये कहता है कि जो पब्लिक ऑफिस होल्डर है वो उसके जो डिपेंडेंट्स हैं, जो उसकी फैमिली है, वो सारे जवाबदेह हैं एसेट्स के हवाले से।
अब उस कानून में तरमीम कर दी गई। अब कहा गया जी कि सिर्फ अपने असास से जो नाम होंगे उसका जवाबदेह होगा, अपनी फैमिली मतलब बीवी बच्चों के नाम पे जो एसेट्स होंगे उनका जवाबदेह वो नहीं होगा, जो डिपेंडेंट है उनका जवाबदेह वो नहीं होगा। और इसलिए ये कानून में एक तो मामला हुआ। दूसरा, इस केस के अंदर मामला ये था कि उस वक्त क्योंकि मरीम नवाज़ साहिबा को टीनेजर थी जब ये सारी प्रॉपर्टीज़ ख़रीदी गई थी, तो सवाल ये पैदा होता था कि मरीम नवाज़ साहिबा का इनकम ऑफ सोर्स क्या है अगर ये उनके हैं। तो उन्होंने अपने वालिद को बचाने के लिए एक ट्रस्ट डीड दी थी और कहा था कि ये बेनिफिशियल ओनर हैं इसकी, ये असल में भाइयों के हैं और दादा ने उनको दिए थे, और इस तरह से करके वो कतरी ख़त दरमियान में आया था। जो ट्रस्ट डीड दी गई थी वो कैलबरी फ़ॉन्ट के साथ लिखी गई थी, और वो फ़ॉन्ट जो है वो 2007 में कमर्शियल बुनियादों के ऊपर मार्केट में आया था। MS वर्ड्स जो है कि उसका 2007 का जो वर्जन था उसके अंदर वो शामिल हुआ था। ट्रस्ट डीड इंटरेस्टिंगली वो फरवरी 2006 की थी। तो अभी जो एक फ़ॉन्ट आया ही नहीं मार्केट में, उसकी 1 साल पहले डीड कैसे बन सकती है, इसलिए वो फेक डीड थी। और उस बुनियाद के ऊपर अदालत ने जो है कि कहा था कि ये एयानत जुर्म और अदालत के साथ जो है धोखा दी, और उसमें जो है इनको सज़ा दी गई थी। और क्योंकि उसमें बतौर गवाह कैप्टन सफदर ने साइन किए थे, तो उनको भी कहा गया जी कि आपने एयानत जुर्म की या कोर्ट को जो है कि ये धोखा दिया, तो उसमें 1 साल उनको सज़ा दी गई थी। असल मामला ये था। अब ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं कि ये JIT और नैब के रिकॉर्ड में सारी चीज़ें मौजूद हैं। इवन उस फ्लैट्स की मालियत कितनी है और वो पैसा ताकि देखा जा सके मरियम इतना कमा सकती हैं या नहीं कमा सकती हैं, जिसका भी है वो भी JIT की उस रिपोर्ट के अंदर नैब दस्तावेज़ात के अंदर मौजूद है। 5,85,000 पाउंड उस वक्त इसकी कीमत थी, वो भी नहीं पेश किए गए। फिर प्रोसिक्यूटर जो है वो आखिरी जो समात थी उसके ऊपर वो जो है कि बीमार अलील हो गया और नहीं आया, और डिप्टी प्रोसिक्यूटर ने आके भी कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया और अक्सर सवालात का जवाब ना में था, जिसकी बुनियाद के ऊपर अदालत ने इनको बरी करार दे दिया। अब इसी केस की बुनियाद के ऊपर नवाज शरीफ साहब भी, क्योंकि इसी केस के अंदर कन्विक्शन हुई थी 10 साल उनको, अब इसी केस की बुनियाद के ऊपर वो भी 2 चीज़ें कर सकते हैं, क्योंकि वो बतौर कैदी ज़मानत लेके गए थे इलाज के लिए। तो वो एक, अब इस सारे मामले में क्योंकि इसमें ये साबित हो गया, केस नैब साबित नहीं कर सका। पहले ये था कि एसेट बियॉन्ड मींस के आमदन से ज़्यादा असासों के मामले के ऊपर जिस फ़र्द के असासे होंगे, अभी भी जो मरवजा कवानीन है उसमें यही है कि टैक्स में आप अपनी आमदन 1 लाख शो करें, एसेट्स 10 लाख शो करें, तो टैक्स वाले आपको नोटिस दे देंगे जी बाकी 9 लाख कहाँ से आए, आप बताएं। ये नहीं होगा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको जो है या FBR जो है कि उसको साबित करना होगा कि ये मैंने करप्शन से कमाया, कहाँ से कमाया, वो हमें जवाबदेही होनी थी। और तमाम प्रिंसिपल जो है कानून के इंसाफ के वो यही होते हैं। लेकिन क्योंकि नैब कानून तब्दील कर दिया गया, तो अब ये सारा बोझ नैब के ऊपर था कि उसको साबित करना था। तो इस मामले में भी अब नवाज शरीफ साहब कहेंगे जनाब नैब साबित करे कि ये पैसा मेरा है या करप्शन का है, कहाँ से है, क्या नहीं है, मेरा तो नहीं है, मेरा तो क्लेम दिया है। तो इस बुनियाद के ऊपर उनकी एक तो अपील, ये जैसे डार साहब का कहा गया जी कि उनकी जो दायमी वारंट या वो कैंसिल करें और उनको रिलीफ दें। मरीज़ हैं, इलाज करना चाहते हैं, को अपने हॉस्पिटलाइज में या सब जेल करार दे दें हॉस्पिटल को। इस किस्म की कहानी डालने की कोशिश की जाएगी और उनको वापस लाया जाएगा कि एक तरफ से रिलीफ दिया जाए और सीधा वो आके कोर्ट में सरेंडर करें और साथ ही अपील दायर कर दें। जो अपील ऑलरेडी दायर है उसको अलग कर दिया गया था क्योंकि वो एक्सपाउंडर थे, मुल्क से बाहर थे, आ नहीं रहे थे, तो उसको सुनवाई नहीं की गई। तो इस तरह से उनको वापस लाने की तैयारी होगी। इसके साथ साथ जो मामलात हैं वो अभी हमने पहले भी बातचीत की, ऑडियो लीक्स के मामले के अंदर पिंडी इस्लामाबाद के दरमियान जो है कि बड़ी तेज़ रफ्तारी के साथ डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है कि वो राब्ते हो रहे हैं और कोशिश ये की जा रही है कि मज़ीद कोई ऑडियो लीक्स या इस किस्म के स्कैंडल्स भी ना आए। और ये मामला भी नवाज शरीफ साहब भी अगर आ जाते हैं, अगर उन्हें कुछ दिन जो है कि वो कोर्ट लखपत जेल में भी गुजारने पड़ते हैं और फिर उनकी भी ज़मानत अगर हो जाती है तो इस मामले से तो क्लियर हो जाएंगे सज़ा वाले, जेल वाले। फिर उनका आ जाएगा सादिक और अमीन का मामला 62(1)F का, जिसमें जहांगीर तरीन और ये इन दोनों का मामला था। तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी अपील उसके ऊपर दायर की जाएगी और कहा जाएगा जी कि इसके अंदर फ़लाँ लकूने हैं। उस केस की बुनियाद के ऊपर JIT रिपोर्ट की बुनियाद के ऊपर ये हुआ था, अब ये हो गया वो हो गया, तो इसके ऊपर वो भी चीज़ें तैयार की जा रही हैं ताकि सुप्रीम कोर्ट से भी वो रिलीफ लिया जा सके। ये तो सारा ये तरीक़ाकार होगा। और इसी दरमियान ये जो सफारतकारी है चल रही है, इसमें प्रेसिडेंट हैं, आर्मी चीफ का रेफरेंस है, इमरान खान भी हैं और नून लीग की लीडरशिप भी इसमें शामिल है। तो ये किसी जो है कि इसको किनारे लगाने की कोशिश की जा रही है। अब इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट में 2 चीज़ें हैं। एक तो नवाज शरीफ साहब की अपील
का मामला है उस वो आएगी जो मैंने पहले जिक्र कर दिया। दूसरा, 4 अक्टूबर से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो नैब तरमीम हुई थी पार्लियामेंट के अंदर, जिनके तहत ये सारे के सारे केसेस ख़त्म हो रहे हैं, उस पर इमरान खान साहब ने जो अपील की थी उसके ऊपर कुछ हेयरिंग हुई थी, फिर वो मुलतवी कर दी गई थी। तो अब 4 अक्टूबर से दोबारा उसको हेयरिंग जो है वो मुकर्रर कर दी गई है और इसमें 3 रुकनी बेंच चीफ जस्टिस की सरबराही में जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस गालबन तीसरे मदर साहब हैं शायद। तो ये 3 रुकनी जो बेंच है ये इसकी समाअत शुरू करेगा। और मीनवाइल जो है कि ये तोशा खाना और जो बाकी मामलात हैं, मेरा ख्याल है उसमें भी जहाँ अगर नवाज शरीफ को उधर रिलीफ मिल रहा होगा तो इधर से फिर इमरान खान के ऊपर भी शायद ऐसी कोई बड़ी कारी ज़रब नहीं लगाई जाएगी, या अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर नवाज शरीफ को कोई रिलीफ ना मिलने के इम्कानात हुए और कोई ऐसा डिसीजन आया कि जो नवाज शरीफ के लिए जो नहली है उसमें रिकॉर्ड बनता हो, तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जो तोशा खाना के ऊपर अभी फ़ैसला रिज़र्व है, तो उसके ऊपर इमरान खान के लिए वैसा फ़ैसला आ सकता है जैसा कि नवाज शरीफ का था, ताकि दोनों को एक लेवल पे लाया जाए और फिर दोनों के लिए ही यकसा सुप्रीम कोर्ट में जाके अपील करके कोई रास्ता निकाला जाए। तो ये इस वक्त जो है कि ओवरऑल गेम चल रही है। तो लेट्स सी, अब तक तो जो चीज़ें हैं वो हो चुकी, तो अब जो है कि आखिरी जो गेंद है वो इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट के अंदर होगी। तो देखते हैं वहाँ पे क्या मामलात होते हैं, क्या फ़ैसले होते हैं और उनके आगे क्या असरात होते हैं। फ़िलहाल खालिद जमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।